आइए, अब है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स, इसको विषुव कहा जाता है, विषुव। ये देखिए, ये है आपका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये देखिए, इसमें क्या जानना है कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को, 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है, सीधा चमकता है। इसे ही विषुव कहते हैं, इसे ही विषुव कहते हैं। इक्वल डेज और इक्वल नाइट। इस समय क्या होगा, इस समय दिन और रात बराबर होता है, दिन और रात बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए 21 मार्च है और इधर 23 सितंबर है। इस समय देखिए स्प्रिंग होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, स्प्रिंग यानी बसंत। अभी अभी हम लोग बसंत पंचमी मनाए, बसंत पंचमी हम लोग मनाते हैं। और जब बसंत आ जाता है, पूरा वन जो है फूल पत्ती से भर जाता है, तो हिंदू धर्म का वर्ष प्रारंभ होता है, कैथ। ठीक है, अभी हम लोग होली मनाएंगे, होलिका दहन, उसके बाद होलिका दहन लास्ट, उसके बाद फिर पुनः होली से शुरुआत होता है। आप अपने आसपास देखिएगा, ठीक है, कि किन्हीं के यहां यदि कोई नया कार्य शुरू होता है, ठीक है, एक ही, ऐसा हो सकता है, होगा भी, नहीं भी होगा, हम लोग के यहाँ है तो जानते हैं, ठीक है, कि एक ही साल में 2 शादी नहीं हो सकता है एक घर में। एक साल में एक ही घर में 2 शादी नहीं होता है। यदि 2 शादी करना है, अब देखिए ये लोग देखेंगे कि अरे शादी करवा रहे हैं क्या। यदि 2 शादी करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक इधर करो और दूसरा होली के बाद करो, तभी हो सकता है। ठीक है, एक ही वर्ष में नहीं होता है। या तो किन्हीं के यहाँ डेथ हो गया है, ठीक है, किन्हीं के यहाँ किन्हीं का डेथ हो गया है, तो उस साल शादी नहीं होगा, कोई नया मांगलिक कार्य नहीं होगा। ठीक है, दूसरा साल जब अगजा जलेगा, उसके बाद नया वर्ष आता है, तब वो होता है। यदि हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, इससे आप लोग को कोई लेना देना नहीं है। जो लोग जान रहे होंगे वो जान रहे होंगे, जो लोग नहीं जान रहे हैं वो इग्नोर करिएगा। ठीक है, चलिए, तो स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग बताए, तो इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। जो 21 मार्च वाला, इसको स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहा जाता है, क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या है, बसंत ऋतु होता है। ठीक है, इस समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है, जबकि इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ऑटमन होगा। ठीक है, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ऑटमन होगा। दो शादी एक लगन होता है सर, देखिए, अब लगन उगन कराएंगे, देखिए, चलिए लगन उगन छोड़िए, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। अब 23 सितंबर को, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ऑटमन होता है, ऑटमन, शरद जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। 21 मार्च को, 21 मार्च को बोलते हैं
21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, यही सवाल आपसे पूछा जाएगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर को ऑटोमन इक्विनॉक्स कहते हैं, ऑटोमन इक्विनॉक्स कहते हैं। और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लेना है। मेरा जो नोट्स रहेगा सो रहेगा, 6 क्लास का एनसीईआरटी पढ़ लेना है। अभी हम इमेज आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, अब इतना तो भाषण हो गया, अब आइए इमेज देख लीजिए, तभी विश्वास होगा, नहीं तो गौतम सर पे कौन विश्वास करेगा, है कि नहीं। हाँ? झूठ सच कर रहा होगा कोई ठिकाना है, यही सब लोग को शक रहता है ना। कुछ लोग मिले भी तो उन लोग को लग रहा है मास्टर पढ़ाता है, हाँ नहीं। चलिए देखिए, यहां पे समझिएगा, ये पूरा पृथ्वी, सूर्य का किरण इधर से आ रहा है, गोलाकार होने के कारण आधा ही भाग प्रकाशित होगा। तो जो प्रकाशित होगा वो डे होगा, और जो नहीं होगा प्रकाशित तो क्या होगा, रात होगा। लेकिन क्या ये कंडीशन है? ये कंडीशन नहीं है। तो क्या कंडीशन है ये समझिएगा। सूर्य अपने एक्सिस पे, पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो देखिए, सूर्य जिधर झुका हुआ रहेगा उधर देखिए दिन ज्यादा होगा, और इधर देखिए रात ज्यादा हो रहा है, ठीक है, ये समझिएगा। ये देखिए 21 जून का कंडीशन है, आपको बताए हैं। 21 जून को सूर्य कहाँ पे, कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। कर्क रेखा पे सीधा होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, समर होगा। तो इसको क्या कह रहे हैं, समर सोल्स्टाइस। देखिए इसको क्या कहते हैं, समर सोल्स्टाइस। इसमें क्या हो रहा है, देखिए सूर्य का किरण यहां पे आ रहा है, ये है आपका एक्सिस। अब आधा भाग में देखिए प्रकाश आएगा, आधा भाग में, तो देखिए ये वाला भाग प्रकाशित होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव से ज्यादा दूरी तक लाइट जाता है, तो दिन का अवधि क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में देखिए इधर ही रह गया, तो दिन छोटा हो जाता है, रात क्या होता है, बड़ा होता है। ये देखिएगा, इस समय देखिए समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, समर है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, ठीक है। कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। अब आइए, इसी समय यानी 21 जून को ही विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, हम आपको बताया सभी कंडीशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी ऋतु जो उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, विंटर हो जाएगा, ठीक है। विंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में विंटर होगा, और विंटर जब होगा तो दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, रात क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये है आपका समर सोल्स्टाइस का कंडीशन, ठीक है। तो 21 जून हो गया। अब देखिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आइए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कंडीशन है सितंबर का, ठीक है। ये कंडीशन, इसको मिटाते हैं और इधर साइड करते हैं, तभी आप लोग को पता चलेगा। बाकी आप लोग का तो वीडियो बन रहा है, रोक करके आगे पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग का तो वीडियो बन रहा है, आगे पीछे करके देख सकते हैं, क्योंकि एक एक बात आप लोग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि संतोष सर हमको छोड़ देंगे कि चलो भाई, है ना, एकदम पूरा कमर कसे हुए रहते हैं, 1 घंटा का मतलब 1 घंटा पढ़ाओ। देखिए अब यहाँ पे सूर्य का किरण आ रहा है, तो आधा भाग प्रकाशित होगा और आधा भाग प्रकाशित नहीं होगा, ठीक है। तो इस समय क्या है, ऑटोमन कहाँ है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ऑटोमन है। कब, 23 सितंबर को। इसीलिए ना इसको ऑटोमन इक्विनॉक्स कहते हैं, क्योंकि इस समय 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ऑटोमन है, तो इसको क्या कहते हैं, ऑटोमन इक्विनॉक्स कहते हैं।
जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, देखिए स्प्रिंग है, दक्षिणी गोलार्ध में स्प्रिंग है इस समय, तो दक्षिणी गोलार्ध से कोई मतलब नहीं है हमको, मतलब कहां से, उत्तरी गोलार्ध के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये समझ में आया। यदि इक्विनॉक्स लिखना होगा तो 21 मार्च और 23 सितंबर लिखना है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, ठीक है, इसी को विषुव कहते हैं। 23 सितंबर को ऑटोमन इक्विनॉक्स और 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स। चलिए सितंबर हो गया, सितंबर के बाद आगे बढ़ते हैं। घूमते 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 पृथ्वी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखिए दिसंबर को यहां पहुंचे, सितंबर को पृथ्वी पहुंच गई यहां। देखिए इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा। आइए इस कंडीशन में, ये देखिए आधा भाग प्रकाशित होगा, आधा भाग प्रकाशित नहीं होगा। ये देखिए उत्तरी गोलार्ध में यहां तक लाइट जाना चाहिए था ना, तो चूंकि झुकाव किधर है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर, तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव तो ये है और यहां से ज्यादा लाइट जा रहा है, तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा होगा, ठीक है। अब यहां समझिए 22 दिसंबर को सूर्य कहां पे होता है, मकर रेखा पे। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे होता है, तो इस मकर रेखा पे होने के कारण क्या है, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, विंटर है। इसी के कारण क्या कहते हैं, इसको विंटर सोल्स्टाइस कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि 22 दिसंबर को विंटर कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और हम आपको बताया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से डिसाइड होता है। और इसी समय यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो दिन क्या हो जाएगा, छोटा, रात क्या हो जाएगा, बड़ा। तो छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है कब, 22 दिसंबर को। कहां पे, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। चलिए इसी समय यानी 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, समर इन साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, समर। तो साउदर्न हेमिस्फीयर से हम लोग को लेना देना नहीं है, ठीक है, हम लोग को उत्तरी गोलार्ध से लेना है। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में विंटर है, तो इसे क्या कहते हैं, विंटर सोल्स्टाइस कहा जाता है। सवाल यही पूछेगा, सवाल यही पूछेगा। चलिए आगे बढ़े। जब दिसंबर खत्म, आइए दिसंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। आइए 21 मार्च को, 21 मार्च को सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी, आधा भाग में और आधा भाग में नहीं पड़ेगा। तो देखिए इस समय ऑटमन कहां पे है, दक्षिणी गोलार्ध में। ऑटमन कहां पे है, दक्षिणी गोलार्ध में, कोई मतलब नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध से कोई मतलब नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या है, तो स्प्रिंग है, बसंत है। अभी अभी देखिए मार्च है ना, बसंत है, बसंत पंचमी मनाए, आया आयो बसंत, गाना उना सुन रहे होंगे, होली वोली का है ना, ठीक है। फिर फगुआ भी सुनिएगा 4-5 दिन के बाद। तो याद रखिएगा 21 मार्च को स्प्रिंग कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में, तो इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, ऑटमन है, ठीक है, तो इसको ऑटमन इक्विनॉक्स कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब, तो 21 मार्च को। ऑटमन इक्विनॉक्स कब, तो 23 सितंबर को। तो आइए कंक्लूजन, पतझड़, सावन, बसंत, बहार, है ना। आइए पतझड़, सावन, बसंत, बहार, एक वर्ष में मौसम 4, एक वर्ष में मौसम 4, ठीक है। और मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका
आगे देखें, रिवोल्यूशन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है उसको देखिए। ठीक है, परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण, परिक्रमण के कारण घटने वाली घटनाएं, घटने वाली घटनाएं, चलिए बताइएगा आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए, बताइए परिक्रमण के कारण कौन कौन सी घटना घटित हो सकती है, जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी कमेंट कीजिए कि परिक्रमण के कारण कौन कौन सा घटना घटित होगा। अब नहीं करेंगे तो हमको करना पड़ेगा। यदि कुछ समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, और नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए। आया है तो भी और नहीं आया है तो भी कमेंट कीजिए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, सबसे पहला ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। ठीक है, ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए, दिन और रात होंगे, वार्षिक गति देख रहे हैं, अजय बैथा वार्षिक गति, मौसम परिवर्तन, जो भी बोल रहे हैं मौसम परिवर्तन ठीक है। आशा किरण जी बोल रही हैं दिन और रात होंगे, तो दिन और रात तो ऐसे भी होगा, विंटर सोल्स्टाइस में दिन रात नहीं होता है, हाँ, इक्विनॉक्स में दिन रात नहीं होता है, तो दिन और रात की अवधि में परिवर्तन होगा, ये बोलना है। ठीक है, जो भी बात बोलिए स्पष्टता के साथ बोलिए। ठीक है, जैसे कैसे स्पष्टता के साथ आप लोग बोल रहे थे अपना समस्या को, उसी प्रकार से जो भी बात बोलिए स्पष्टता के साथ बोलिएगा, क्योंकि जो कंपटीशन का एग्जाम होता है ना, उसमें दुविधा वाला बात कुछ नहीं होता है। आधा अधूरा जानिएगा तो गलती करके आइएगा। ठीक है, क्या बेमौसम में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखिए तो सर, दिन और रात की अवधि, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन, अवधि में परिवर्तन, ये देखिए सही है, ये बात सही है। कभी छोटा हो रहा था रात, कभी बड़ा हो रहा था, तो दिन और रात की अवधि में परिवर्तन। ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा। इसके अलावा और क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स, पवन पट्टी का परिवर्तन, पवन पट्टी तथा दाब पट्टी, तथा दाब यानी वायु दाब, वायु दाब की पट्टी में परिवर्तन, वायु दाब की पट्टी में परिवर्तन, पट्टी में परिवर्तन। ये कैसे होता है ये समझिएगा। जहां पर तापमान अधिक होता है, देखिए ठंडा गर्म होगा, ऋतु में परिवर्तन कर दिए तो ठंडा गर्म नहीं हुआ। ठीक है, पवन पट्टी तथा वायुदाब की पट्टी में परिवर्तन, ये कैसे, जब गर्म होता है तो हवाएं क्या होती है, फैलती है, और गर्म हवाएं हल्की होती है, वो ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, तो सूर्य यदि उत्तरी गोलार्ध में जाएगा तो हवाएं भी उत्तर की ओर शिफ्ट करेगी, तो प्रेशर बेल्ट भी उत्तर की ओर जाएगा, गर्म हवा उत्तर की ओर जाएगा। इसके अलावे जब यह साउथ की ओर जाएगा तो वो भी क्या होगा, साउथ की ओर परिवर्तित होता है, और इसके कारण क्या होता है, मानसून आता है भारत में। भारत में मानसून यही वायुदाब के परिवर्तन के कारण आता है। ठीक है,
यही वायुदाब के परिवर्तन के कारण होता है। तो पवन की पट्टी में परिवर्तन होता है। आगे जब वायुदाब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांशों का निर्धारण। अक्षांशों का निर्धारण, अक्षांशों का निर्धारण। तो ये घटनाएं घटित होता है परिक्रमण के कारण, याद रखिएगा। ये सभी घटनाएं परिक्रमण के कारण घटित होती है, ठीक है। ये सभी घटनाएं परिक्रमण के कारण घटित होती है। आइए देख लेते हैं सबसे लास्ट वाला। ये देखिए, पहले भी किया हुआ है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। कब पड़ती है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इसको क्या कहते हैं? तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इसको क्या कहते हैं? ऑटमन इक्विनॉक्स, ऑटमन इक्विनॉक्स, ठीक है। ये हो गया। लेकिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर तो सीधी पड़ती है, लेकिन कम से कम एक बार कर्क रेखा पर भी सीधी पड़ती है, कर्क रेखा, और एक बार मकर रेखा पर भी सीधी पड़ती है। यानी आप कह सकते हैं कि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित जितना भी अक्षांश है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित अक्षांशों पर सूर्य क्या होता है कि सूर्य लंबवत होता है, लंबवत, लंबवत होता है। तो यदि लंबवत है तो इसके कारण क्या है? तापमान अधिक होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच तापमान अधिक होता है, तो इसको टोरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे तिरछापन बढ़ता जाता है। तिरछापन बढ़ने के कारण तापमान घटेगा। तो कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक तक क्या होगा? तापमान कम होता है। इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी टेम्परेट जोन हो गया। उसी प्रकार से मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच भी तापमान कम होता है, तो उसको क्या कहते हैं? साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी शीतोष्ण हो गया। तो ये आपका शीतोष्ण हो गया, शीतोष्ण। इसके अलावे आइए आर्कटिक से 90 डिग्री तक और तापमान कम होता है, तो ये बर्फ से ढका हुआ रहता है। इसको पोलर या फ्रिजिड जोन बोलते हैं, इसको शीत बोलते हैं, इसको भी शीत कहते हैं, ठीक है, फ्रिजिड जोन। तो इसी प्रकार से उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, अक्षांश का निर्धारण इसी के कारण हो रहा होता है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो ये था आपका ऋतु, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद आप सभी को, जोहार सभी को, ठीक है। चलिए।